हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। एनसीईआरटी सागर संग्रह 2026 का ये बुक है। वन लाइनर है जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है। और आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में क्या देखेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था, और टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास रहेगा। तो चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और भारतीय इतिहास रहेगा। ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहला नंबर टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। इसके हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। चलिए, सबसे जो फर्स्ट नंबर वन लाइनर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिए, कलकत्ता में किया गया। कब किया गया? 1774 में। कोलकाता में किया गया 1774 में। आइए, अगला है, भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो याद किया, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? बताइएगा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? जबकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास आपको इधर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये आता है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये आता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, और सेकेंड चार्टर एक्ट 1813 में, और फिर से चार्टर एक्ट आता है 1833 में, फिर से चार्टर एक्ट आता है 1853 में। और यहाँ है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो याद रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका वन लाइनर है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संवैधानिक केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संवैधानिक का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? बताइएगा। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यदि क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यदि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत।
कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला है, किस अधिनियम के मध्य से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? याद रखिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? याद रखिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। यहाँ पे आपको दिया गया है सदस्य, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे धारित विभाग दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेशी के मामले में जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था? गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाग के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको रक्षा। और लियाकत अली खान वित्त। और सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला विभाग के थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपके स्क्रीन पे है कि भारत का काफी इंपोर्टेंट याद है कि भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। काफी इंपोर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सीवी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सीवी एन राव द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अगला है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? याद रखिएगा, 11 अधिवेशन हुआ था। कितना? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना यानी 11 माह और 18 दिन। ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके बिहार पुलिस में और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और सारे वीडियो जो लाते हैं काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहता है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं काफी इंपोर्टेंट रहता है। यहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको मालूम होगा ये। ठीक है। भारतीय संविधान, आइए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सीवी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सीवी एन राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला है, भारत का संविधान का कब स्वीकृत किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? स्वीकृत नहीं, स्वीकार किया गया। वही भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा, आइए देखते हैं संविधान सभा में क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रथम
प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। यहाँ पे लागू पूछे तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला है, किस विद्वान ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप आधारित किया है? किस विद्वान ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप अवधारित किया है? याद किया ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। अगला है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपके स्क्रीन पे है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए, भारतीय संविधान सभा के सम्मिलित महिला सदस्य कौन कितने थे? तो 15 थे। तो 15 कौन कौन थे? एक में विजय लक्ष्मी पंडित, 2 में कमला चौधरी, 3 में है जो राजकुमारी अमृत कौर और 4 में है रेणुका रॉय, 5 में सरोजिनी नायडू, 6 में है मालती चौधरी, 7 में सुचेता कृपलानी और 8 में है 7 के बाद 8 में है दक्षियानी वेलायुधन और 9 में है पूर्णिमा बनर्जी और 10 में है बेगम एजाज रसूल और 11 में है लीला राय और 12 में है एनी मस्करीनी और 13 में है जी दुर्गाबाई और 14 में है अम्मू स्वामीनाथन और 15 में है हंसा मेहता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1 प्रांत, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बंबई से 1, उड़ीसा से 1, बंगाल से और 2 महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। आइए संघ समिति के अध्यक्ष बताइएगा। संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और है राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, बाद में इसके स्थान पर एन. माधवराव, उसके बाद है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सतुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्ण मचारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ है 1947 से 50। पहले बंगाल
प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 पहले हुआ था, और अब बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल 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 कुमार सिंह है, याद रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह याद रखिएगा। ठीक है, और आगे जो टॉपिक रहेगा, संविधान के विभिन्न प्रावधानों व उनके स्रोत, ये अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो को आपको एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के याद ही कर लीजिएगा। याद करने से आपको सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही वो आप जानते ही हैं, तो सिंपली याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।